अजमेर उठे यहाँ से। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठे अजमेर से कहा, जिससे पहले ही गाड़ी में बैठ चुका था। आज वो पहली बार गाड़ी ड्राइव करने जा रही थी, और वो भी अपनी ज़ाती गाड़ी में। और उसका टीचर अजमेर शाह था, जो इसे किसी तरह ड्राइविंग सिखाने का इरादा रखता था। यह मेहनत अच्छे से जानती थी। मान, तुमने सीखनी है तो बता दो, फजूल में क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? अजमेर, अगर आप दूसरी सीट पर बैठकर मुझे चलाने का तरीका समझाएंगे ना, तो मैं तब भी समझ जाऊंगी। नहीं समझ आएगी तुम्हें, मैं जानता हूँ। इसका हाथ पकड़कर अजमेर ने इसे फ्रंट सीट पर अपने साथ बिठाया, जिस पर मंद घबराकर जल्दी से इसकी गोद से उठने लगी। लेकिन इसके उठने से पहले ही अजमेर डोर लॉक कर चुका था। अगर ऐसे सिखाएंगे तो मुझे नहीं सीखनी। मंद, खामोशी से बैठ जाओ यार, काम के वक्त में मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। इसके सख्ती से कहने पर वो मुंह बनाकर खामोश हुई। इसे खामोश देकर अजमेर इसे अपनी अहम बातें बताने लगा, जिसे वो बहुत ही बड़े ही गौर से सुन रही थी। गाड़ी स्टार्ट करके अजमेर ने मंद के हाथ स्टीयरिंग पर रखकर इसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। अजमेर, प्लीज हाथ तो छोड़ें, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अजमेर ने इसकी सफ़ेद गर्दन को अपनी नज़रों के हिसार में लिए कहा। इसके बाल जोड़े की शक्ल में कैद थे, जिसके बाद गर्दन का नजर आता पिछला हिस्सा अजमेर शाह का ध्यान बटा रहा था। झुककर अजमेर ने हल्के से वहां अपने लब रखे। इसकी इस हरकत पर मंद फौरन चीखी, अजमेर, मंद, ये मेरी फीस है। जब तक तुम मुकम्मल ड्राइविंग नहीं सीख लेती, तब तक तुम मुझे रोज ये फीस दोगी। अभी तो बस एडवांस ली है, पूरी फीस तुम मुझे घर जाकर अदा करोगी। इसके घबराए हुए चेहरे को देखकर अजमेर ने इसके कान के लोग को अपने दांतों में लेकर जोर से खींचा, और इसके घबराते वजूद को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और नजरें रास्ते की जानिब मरकूज कर ली। कमरे में दाखिल होते ही इसने वहां बैठी जन्नत को देखा, जो अपने सोचों में इस कदर गुम थी कि दरवाजा खुलने की आवाज पर भी नहीं चमकी। सलाह ने ब्यूटिशियन को जाने का इशारा किया, जो इसका इशारा पाते ही अपना सामान समेटकर कमरे से चली गई। वैसे भी जन्नत को मुकम्मल तैयार तो वो कर चुकी थी। ब्यूटिशियन के जाते हुए जन्नत करीब की और मुस्कुराते हुए इसका हसीन सरापा देखने लगा। फिरोजी कलर की मैक्सी पहने वो ब्राइडल मेकअप के साथ बेहद हसीन लग रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही है जन्नत। सरार की आवाज़ अपनी सोचे से बाहर निकलकर इसने मिरर की तरफ देखा। डार्क ग्रे वाइट कलर का डिनर सूट पहने वो अपनी मजबूत और चौड़ी जिसामत के बाद कहीं से भी 21 साल का लड़का नहीं लग रहा था। बहुत प्यारा लग रहा हूँ, इसकी मुसलसल खुद पर टिकी नजरें देख इसने शरारत से पूछा, जिस पर वो गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी और मैक्सी को ठीक करके वहां से जाने लगी। जब सलार ने इसका बाजू नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया, आप अब मुझसे नाराज हैं जन्नत? सलार, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो फिर मान लो ना कि ये रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये रिश्ता कभी कबूल नहीं कर सकती सलार। ये रिश्ता तो आपका कबूल ही है ना जन्नत, और जल्द ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे सब्र का पैमाना रबरेस हुआ तो आपसे अपना हक लेने में मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगा, फिर चाहे आपकी रजामंदी हो या ना हो। इसकी बात सुनते ही जन्नत ने गुस्से से अपना बात उठाया, छोरे इंसान, उम्र देखो अपनी और बातें देखो, कोई शर्म नाम की चीज़ है तुम्हें या नहीं? वो गुस्से से कह रही थी, लेकिन गुस्से में भी जिन अल्फाज का इंतखाब किया इसे सुनकर वह न चाहते हुए भी हंस पड़ा, और इसे हंसता देखकर मजीद तपती कमरे से बाहर चलेगी। बाबा साईं, माहिर चलेगी क्या? कानों में झुमके पहने वो परेशानी से कमरे से निकली। जब पहली नजर वहां खड़े आलम पर पड़ी, तकरीबन सब लोग ही मैरिज हॉल के लिए निकल चुके थे। बस कुछ लोग ही बचे थे जो हवेली में मौजूद थे, जिसे में आलम, आयशा, मायरा, आयरा, जन्नत और सलार मौजूद थे। जब वो हवेली में आई थी तो यहाँ से सिर्फ आयरा से इंसानियत महसूस होती थी, इसलिए इसने कसर के साथ साथ आयरा को भी अपना साई कहना शुरू किया था। इसी वजह से असीम के साथ वो आलम को भी बाबा साईं कहती थी। हाँ, मुतसिम को तो बड़े बाबा ही कहती थी, लेकिन यह भी सही था कि असीम और आलम से ज़्यादा इसकी दोस्ती मुतसिम के साथ थी। नहीं अज़ा, माहिर अंदर ही होगा। हाँ बिल्कुल, माहिर अंदर ही है। तुम्हें छोड़कर जाना मतलब तुम्हारी नाराज़गी को दावा देना, जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना सकता था। माहिर की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ वो वाइट ब्लैक पेंट कोट के साथ ब्लैक टाई लगाए खड़े था। दूसरा कहाँ है? आलम ने इससे अकेला देखकर पूछा, क्योंकि वो दोनों भाई अकेले कम ही पाए जाते थे। दरअसल इसे बेटी के वलीमे को ज़्यादा खुशी थी, इसलिए वो काफ़ी देर पहले निकल गया। अच्छा चलो, अब बेचारे मेरी बीवी कब से गाड़ी में बैठी तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जन्नत और सलार इसे जाता देखकर अज़ा ने पूछा, वो दोनों दूसरी गाड़ी में आएंगे। बाबा साईं, मैं आपके साथ जाऊंगी। जन्नत की आवाज़ पर इस सब ने मुड़कर देखा, और जन्नत को देखते ही आलम के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट गड़ी। डिम्पल नमदार हुआ। इसकी बेटी आज नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वाह जन्नत, बहुत प्यारी लग रही हो। माहिर के कहने पर वो हल्का से मुस्कुराई। थैंक यू माहिर लाला। माहिर, माशाल्लाह तो कहो। इस अपने साथ ले गए आलम ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। वह नरमी से जन्नत के बालों पर होंठ रख दिए। चले मेरे बाबा, आपकी बेगम इंतजार कर रही हैं।
माहिर के जताने अंदाज पर आलम ने घूर कर इसे देखा। इसने मुलाजमों को आवाज देकर सलार को बुलाने के लिए भेजा और खुद बाकी सब के साथ बाहर चला गया। अपने घेरेदार फ्रॉक संभालते हुए जैसे ही नीचे उतरी, वहाँ हारी लाउंज इसका मुंतजर था। इसने महरीन बेगम और शाहजल साहब के साथ जाना था, लेकिन शायद वो दोनों इसे अपने बेटे के रहम करम पर छोड़कर जा चुके थे। लेकिन वो इसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। अंकल आंटी कहाँ गए? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। इसने वहाँ खड़ी मुलाजत पूछा, जो सर से पैर तक इसका जायजा ले रही थी। वो दोनों तो चले गए, तो मैं किसके साथ जाऊंगी? इसका चेहरा रोने वाला हो गया जब अरहान की आवाज़ें काना पड़ी। मेरे साथ जाओगी तुम? मुलाजमा को वहाँ से जाने का इशारा करके वो इसके करीब आकर इसका हसीन रूप देखने लगा, जो ब्लैक कलर के पैरों खूबसूरती घेरेदार फ्रॉक पहने इसकी होश उड़ा रही थी। अरहान को इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिराल की जानब खींच रही थी वो थी लिपस्टिक से सजे मेहरून लब, जिन्हें देखकर इसे फिर से अपना जबत खोता महसूस हो रहा था। इसके अलावा नाक में चमकती नोज पिन में तो जैसे इसकी जान अटकने लगी थी। इसने खुद भी ब्लैक कलर ही का पैंट कोट पहना था, जिसमें हमेशा की तरह वो बेहद जाजिब लग रहा था। बाल जेल से सेट किए इसने हाथ में अपनी पसंदीदा रेस वॉच पहनी हुई थी, जो इसकी मजबूत कलाई पर खूब जज रही थी। क्या हुआ है? सुबह से मुझसे ही चुपती क्यों फिर रही हो? वो इसके मजीद करीब हुआ, जिसके बायस इसके वजूद से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू ने मिराल को जैसे अपने हिसार में लिया। आहिस्ता से वो इससे चंद कदम दूर हुई। मैं नहीं छुप रही, आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसने नजरों जगाकर कहा, जबकि जिस पर वो हल्का से मुस्कुराया। उफ, इसकी मासूम सी जान और एक हरकतों से एक दिन इसकी जान ले रहेगी। बहुत प्यारी लग रही हो। इसके नरम गाल पर अपने लब रखे हुए इसे शाक की कैफियत में छोड़ता बाहर की तरफ जाना लगा, लेकिन इसे आवाज़ देना नहीं बोला था। यकीनन वो आवाज़ नहीं देता तो मिराल ने सदमे के मारे कितनी देर तक यहीं खड़े रहना था। मिराल जल्दी आओ। अरहान की आवाज़ सुनते ही इसने अपने गाल पर हाथ रखा और गहरा सांस लेकर बाहर की तरफ चली गई। इसकी हालत देखकर गार्ड कार रोड के पास खड़ा कर अरहान दिलकशी से हंसा। बेशर्म मस्तान, बड़ी महफिल में बैठे हुए इसी बात का लिहाज कर लो। वो तो कब से अजमीर का अपने पास आने का मुंतजिर था। वो जब मौका मिला तो बिना देर किए इसकी गर्दन पर हाथ लेकर इसे बेशर्म इंसानों को कुछ शर्म दिलाने लगा। जो बड़ी महफिल में अपनी बीवी का हाथ चूमता तो कभी गाल। अपनी इन हरकतों से वह सब लोगों को खुद की तरफ देखने में मजबूर कर रहा था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? आप भी कुछ लिहाज कर लें। बड़ी महफिल में मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, अभी मेरी शादी खत्म नहीं हुई है, दूल्हा तो मैं अब भी हूँ। इसे कहने पर साहिर ने गुस्से से इसकी गर्दन को छोड़ा। मैं एक बहुत अच्छा और शरीफ दामाद था, कभी जो मैंने वसी अंकल को शिकायत को कोई मौका दिया हो, फिर पता नहीं तुम मुझे क्यों मिल गए। जैसे हम तो आपको जानते ही नहीं। आप तो इस उम्र में भी अपनी बेगम को शर्माने में मजबूर कर देते हैं। हाँ, तो बेगम को शर्माने में मजबूर करता हूँ, ना कि ससुर को शर्मिंदा करवाता हूँ। तो जैसा ही शर्माने के लिए आपकी बेटी ही काफ़ी है। आप ये काम मत करें, कसम से। इसके इतने शर्माने पर तो कभी बहुत गुस्सा आता है, यही बस। ऐसा भी मैं क्या करता हूँ जो वो अजमीर के बच्चे दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सारे लिहाज भूल जाऊँ। इसकी बकवास सुनकर साहिर जबरदस्त से कहा, जिस पर वो अपने मुस्कुराते लब दांतों में दबाकर वहाँ से जाने लगा। अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं, पर वादा करता हूँ जल्द ही आपको नाना बनने की खुशखबरी दूंगा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप दुआ करें। अपनी बात जल्दी से कहकर वहां से भाग गया, क्योंकि इसकी बात सुनते ही यकीनन अब साहिर ने बिना कोई लिहाज किए अपनी बारी भूट उतार कर इसके सर पर दे मारना था। सबसे गले मिलकर वो अजमीर और अजमीर से गले मिलने लगी। उनसे मिलते ही रोने में मजीद इजाफा हुआ। वो इनसे इतनी दूर जा रही थी, इसका रोना तो फितरी था। वैसे भी अजमीर और अजमीर तो थे भी इसके बेस्ट फ्रेंड। कितनी देर से वो रोने का सर अंजाम दे रही थी, जिसकी वजह से इसके रोने के बाद बहती नाक अजमीर की शर्ट पर लगी। इसने बुरा सा मुंह बनाकर खुर्रम के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा, लेकिन फिर अर्तजा के घूरने पर दांत दिखाते हुए इसके सर को सहलाने लगा। खुर्रम, यार रोना तो बंद करो। इसे मुसलसल रोता देखकर अमीर ने प्यार से कहा, आई रात को अर्तजा और इसकी फ्लाइट थी, इसलिए वलीमे से वापस आते ही वो लोग फ्रेश होकर अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। मगर सब ने मिराल का वलीमा अटेंड करके जाना था, लेकिन अर्तजा इसे लेकर आज ही जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे शख्स को अपने साथ हरगिज नहीं देखना चाहता था जिसने इसकी हूर को इससे छीनने की कोशिश की थी। ये इसकी सोच थी, अगर वह अरहान के दिल का हाल जान लेता तो कभी इसे इतनी नफरत न करता। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो इंतजार कर रहा था कि हुरू को सबसे मिले और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन इस कोरोना बंद ना होता देखकर इसने खुद ही कह दिया, जिस पर वो एक बार फिर सबसे मिलकर गाड़ी में आकर बैठ गई। अलबत्ता रोना अभी भी जारी था। वो अपने घर वालों से इतनी दूर जा रही थी, इसलिए आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था वो पहली बार घर से इतनी दूर जा रही थी, लेकिन पहले दिल में ये इत्मीनान तो था कि वापस अपने ही घर आना था।
अब तो पता नहीं इसके साथ क्या होना था और अपने घर वालों से दोबारा कब वो मिलती। ज़ियाम ने इसके जाने पर इसकी मर्जी पूछी थी। अगर वो इनकार करती यकीन ने ज़ियाम इसे कभी भी अर्तज़ा के साथ नहीं जाने देता। लेकिन मैं जानती थी इसके इनकार पर अर्तज़ा अपने साथ क्या करता। ये सोच इसे ज़ियाम को इकरार का जवाब देने पर मजबूर कर चुकी थी। खुर्रम के जाते ही वो मन के साथ अपने कमरे में आया। नींद से भरी आंखें जबरदस्ती खोल दे वो अपनी नाइट सूट निकालने लगी। ये तुम क्या कर रही हो मंत? नाइट सूट निकाल रही हूँ अजमीर। और ये नाइट सूट क्यों निकाला जा रहा है? उफ अजमीर, मैं नाइट सूट पहन कपड़े चेंज करने के लिए ही तो निकालूंगी ना। इसके बेतुके सवाल पर इसने चिल्लाकर कहा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों चेंज कर रही हो? लिबास तो चाहिए, कोई भी हो, मैंने तुम्हारा तन से जुदा ही कर देना है। इसके कहने पर शर्म और हया की लाली मंत के चेहरे पर उतरी। अजमीर, आज मुझे तंग मत करें, सोने दे। कल भी सारी रात आपने सोने नहीं दिया। लड़की, पूरे 2 घंटे सोई थी तुम। 2 घंटे में भला किसकी नींद पूरी होती है? मैंने तो तुमसे भी कम नींद ली थी, फिर भी मैं आज सारी रात जागने को तैयार हूँ। अच्छा, कल जो आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी। आज मत तंग करें, बहुत नींद आ रही है। कल जो करूंगा वो तुम्हारे कहने पर करूंगा, आज जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। इसे अपने करीब करके वो अपनी बेबाकियों से इसके वजूद पर फेरने लगा। अपने हाथ जिसे मन ने सुर्ख होते चेहरे के इसके हाथ में अपनी नाजुक गिरफ्त में ले लिया। मन, तुम अब भी मुझसे शर्मा रही हो। अब क्या शर्माना, शर्मी करनी यार। अब तो हमारे दरमियान हर चीज बेपर्दा हो चुकी है। अजमीर, इसने मुंह बनाकर अजमीर के सीने पर दोनों हाथ रख के इससे फासला बनाना चाहा। फासला बनाने में फिर भी नाकाम रही। यह अलग बात थी कि जब इसकी मासूम सी मज़ामत अजमीर अपनी जान पर मजीद फिदा हुआ। जाने अजमीर, इस सब में गलती तुम्हारी है। तुम में नशा ही इतना है जिसकी वजह से तुम्हारे करीब आकर मैं तुमसे दूर होना ही भूल जाता हूँ। किसने कहा था खुद में इतना नशा रखने को? इसके अलावा वह झुक कर उसके लबों का जाम अपने सांसों में उतारने लगा और इसकी मुज़ाहमत को नजरअंदाज करके इसे अपनी गिरफ्त में कैद करता चला गया। अगर तुम्हें डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो हुर। इससे आंखें मूंदे देख अर्तजा ने धीमी आवाज में कहा। घर से निकलने के बाद हुरम ने इससे एक लफ्ज भी नहीं कहा था और इससे पहली बार हुआ था कि अर्तजा इसके पास था और इसके साथ ही कोई बात शेयर नहीं कर रही थी। हालात तो इनके काफी दिनों से नागवार थे, लेकिन इतने दिनों में अर्तजा और इसके दरमियान पहला मौका आया था जब वो दोनों अकेले थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ अकेला पाकर भी हुरम कोई बात नहीं कर रही थी। इस शख्स ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी पुरानी हुर को खो चुका है, लेकिन फिर यकीन दिल में बैठ जाता कि वो अपनी पुरानी हुर को वापस भी ले आएगा। मैं पहली बार प्लेन का सफर नहीं कर रही अर्तजा, इसने बेरुखी से जवाब दिया। वो चंद लम्हों के लिए खामोशी, फिर दोनों के दरमियान हायल होगी। और तुम जानती हो ना, अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी है, तो फिर इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? आपको क्या मसले है मेरे बिहेवियर पर? तुम्हारा ये अंदाज मुझे तकलीफ दे रहा है। इसकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुरा। आप मेरे साथ इतना कुछ कर चुके हैं अर्तजा, और अब आप चाहते हैं मैं सब भूल जाऊं। मेरे साथ इतना बुरा करते वक्त आपको ये अंदाजा हुआ था कि आपका रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा होगा? जो मैं आपकी तकलीफ का ख्याल करूं? क्या चाहती हो तुम बताओ? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए? मैं जो कहूंगी आप वो करेंगे? इसने अर्तजा की सब आंखों में देख कहा। हाँ, तुम जो कहोगे वो करूंगा, तो मुझे फिर मुझे छोड़ दे। यही मेरी खुशी है, यही मेरी ख्वाहिश है। इसकी बात सुनती अर्तजा की आंखों में सर्द पर उतरा। आज के बाद ये बात मत कहना होर। मैंने अगर दोबारा तुम्हारे लबों से इस तरह की कोई बात सुनी तो मैं तुम्हारी जुबान काटने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। अर्तजा की बात सुनते ही खौफ से इसके वजूद को छिछोड़ा। हूर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जहाँ बात तुमसे दूर होने की आती है, मुझे लगता है मेरी सांसें बंद हो रही हैं और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो इन सांसों को भी रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि अर्तजा अफीदी की सांसें तो हुरम अफीदी से जुड़ी हैं और तुम्हारी दूरी से मेरी सांसों को जमानत मिल जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगी। संजीदगी से कहते हुए सीधा होकर बैठ गया, जबकि इसकी बात सुनते ही हुरम ने अपनी भीगी आंखें वापस बंद कर ली। आंख में बैठा आंसू आंख से निकलकर फिसलता हुआ गाल पर बहने लगा। इसे लगता था इसकी बेरुखी देखकर तो अर्तजा इसकी बात मान लेगा, लेकिन वो तो अपनी जिद पर कायम था। और ऐसा कभी हुआ है कि अर्तजा अफरीदी अपनी जिद से पीछे हट जाता? काश कोई इसे बताता है कि हुरम अर्तजा अफरीदी की जिद नहीं, जिंदगी थी। इसकी आती जाती सांसें में इसमें बसती थी। कमरे दाखिल होते हुए जन्नत को देखती ही ठंडी सांस पर गिर गया, जो लिबास तब्दीली की आराम से सो रही थी। इसने आज अपने कमरे में जाने की गलती नहीं की थी। जानती जो थी कि सलाह ने फिर वहां से लेके आना है, इसलिए आज वो इसके कमरे में ही मौजूद थी। अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी हुई। ब्लू शर्ट के साथ ब्लू ट्राउजर पहने वो इस आम खुलिये में काफी दिलकश लग रहा था। जन्नत करीब बैठ के इसने अपने हाथ इसकी तरफ में रखे। इस मासूम चेहरे को देखते हुए हौले से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। वही बात जन्नत, मेरा इंतजार तो करना चाहिए था।
मसनूई हफ्के से कहते हुए इसने बारी बारी इसके दोनों गालों को अपने लबों से छुआ। इसका लम्स पाते ही जागी थी, लेकिन इसके सोने का दिखावा अब भी जारी था। इसके सुर्ख गाल और पलकों में होती लर्जिश देख सलार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और इसकी नाक पर अपने लब रखे, लेकिन इससे पहले कि वो इसके लबों पर झुकता, जन्नत इसके सीने पे हाथ रख के इसे खुद से दूर कर चुकी थी। सलार इसकी चीटी पर वसा, जन्नत कम अज कम लिप किस तो करने देती। इसकी बात सुनते ही जन्नत के गाल धड़कने लगे। वैसे आपको पता है जन्नत, आप एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करती। यकीनन इसका इशारा जन्नत के सोने वाली टांग की तरफ था। सलार मुझे सोने दो, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सो जाए, मैं तंग नहीं कर रहा। वो बेड से उठा और इसके उठते ही जन्नत ने कमर अपने चेहरे तक डाल लिया ताकि इसकी लौ देती नजरें से छुप जाएं। इसके छुपने पर सलार खुल के हंसा। खिड़की के पास खड़ा होकर से लॉन में दिखता हसीन मंजर अपनी नजरों के सारे में लिखा था, जहां लॉन ने चांद की बिखरी रोशनी में वो सुर जोड़ा पहने इस खूबसूरत मंजर का हिस्सा लग रही थी। गहरा सांस लेकर वो अपने कमरे से निकलता लॉन में चला गया, जहां सर उठाए वह आधे चांद को देखने में मसरूफ थी। मिराल, यहाँ क्यों बैठी हो? अरहान के वास्ता चुमके इसकी तरफ दिखने लगी, जो आकर इसके बराबर ही बैठ गया था। काफी परसकून माहौल है यहाँ का। एक बात पूछी मिराल? जी पूछे। अर्तजा और खुर्रम की शादी जबरदस्ती हुई है? चंद लम्हे खामोशी के बाद इसने अपना सर हाँ में लाया। जी, लेकिन मेरे ख्याल में तो इनका रिश्ता ही अलग था। जी, रिश्ता मुख्तलिफ था सही, लेकिन अर्तजा खुर्रम आपी के सके चाचा नहीं है। इनसे खुर्रम आपी का निकाह जायज़ है, लेकिन जिस तरह इन्होंने निकाह किया वो तरीका गलत है। खैर, मैं नहीं जानना चाहता कि इनका निकाह कैसे हुआ, लेकिन मुझे खुर्रम के लिए दुख है। इस तरह कोई इससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। वो अपनी ज़िंदगी पूरा इख्तियार रखती है, इससे हक अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का। लब बीच कर अरहान को देखने लगी। आपको बुरा लगता होगा ना कि खुर्रम आपी कैसे और किसी की होगी? इसने झिझकते हुए दिल में मचला सवाल पूछा, जिसने कब से इसे बेचैन कर रखा था। इसकी बात सुनकर धीमा सा हंसा। तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं जानती, शायद आपको बुरा लगा होगा इन्हें किसी और के साथ देखकर, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, आपने सुबह वो हरकत क्यों की? इसने नजरें झुकाई, जबकि सुबह का मंजर जहन में आते ही गाल धड़क उठे। वो तो जैसे भी से चांद की चांदनी में बैठी इस शर्मीली लड़की को देखने लगा। आओ आज तुम्हें अपना हाल दिल सुनाता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर इसे अपना हाथ मिराल के सामने फैलाया। वो अपने सामने फैली इसकी चौड़ी हथेली देखने लगी और इसके हाथ में अपना नरम हाथ थमा दिया। इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो इसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि इसके साथ कदम उठाते हुए बस ये सोचे जा रही थी कि वो इसे क्या बताने वाला था। कमरे में दाखिल होकर रहान ने इसका हाथ छोड़ा, साइड टेबल की दरार खोलकर इसमें से एक ब्लैक केस निकाल कर मिराल की तरफ बढ़ाया। हैरत से रहान को देखते हुए मिराल ने केस खोला और उसके अंदर मौजूद एम और ए लफ्ज़ का लाकर देखते हुए हैरत व यकीनी से वो रहान को देखने लगी। दांतों में लब चबा के इसने बेड पर होश व ख्वास से बिगाने आइज़ल को देखा, जो कितने वक्त से इन सब से लाताल्लुक थी। कब उठोगी तुम आइज़ल? तुम्हें पता है सब तुम्हारे के लिए कितने परेशान होते हैं। और शामिर चाचू तो बिल्कुल भी चेंज हो गए हैं। आइज़ल कोमा में थी, पता नहीं इसकी बातें सुन रही थी या नहीं, लेकिन फिर भी वो इसके साथ कितनी देर से बातें कर रही थी। आइज़ल इससे और मन से 2 साल छोटी थी और इन दोनों ने इसे हमेशा छोटी बहनों की तरह ही रखा था। उसे इस हाल में देखकर वो सब ही तकलीफ में थे। हवेली के कुछ अफराद आइज़ल की वजह से शहर में ही रह रहे थे, जबकि बाकी के अफराद हर हफ्ते इसे देखने आते थे। इसके माथे पर अपने रब रखकर मिराल पीछे जाकर वहाँ रखे 2 सीटें सोफा बेड की बेहतर हाथ बढ़ाकर इसने गले में पेन लाकर छुआ और तार के इस पर लिखने इन 2 हरूफ को अपनी उंगलियों से छुआ। AM मतलब अजमीर और मिराल। सबको लगता था कि इन हरूफ का मतलब मिराल और अहान थे, लेकिन दर हकीकत इन हरूफ का मतलब अजमीर और मिराल था। वो जानती थी कि अजमीर इसका कभी नहीं था, इसके बावजूद भी इसके नाम अपने साथ जोड़ने की ख्वाहिश इसे हमेशा से थी। कितनी पागल थी ना वो, जो कम उम्री में ही मोहब्बत के खेल में उलझ गई थी। जानती थी कि वो शख्स इसका कभी नहीं था, फिर भी दिल इसके ख्वाब सजाए बैठा था। अजमीर ना सही, इसका नाम तो अपने करीब महसूस कर सकती थी ना। फकत इसी सोच ने इसे इस लाकट बनवाने पर मजबूर कर दिया था। वो महज 17 साल की थी। उस उम्र में ही वो मोहब्बत और मोहब्बत में मेरी तकलीफ को बहुत आराम से जान गई थी। लाकट को देखती ही वो चुनकी, जब इसे आइज़ल के वजूद में जबस महसूस हुई। इसे वहम समझकर उसके करीब ही हाथ में पकड़े लाकट को सख्ती से मुट्ठी में बीज लिया, लेकिन ये इसका वहम था। वो सच में मूवमेंट कर रही थी। लब पर हाथ रखकर जल्दी से बाहर भागी। शामी डॉक्टर से ज़रूरी बात करने गया था और इसे पता था कि डॉक्टर का रूम किस तरफ है, इसलिए वो तेज तेज कदम उठाती इसकी तरफ जाने लगी। क्या हुआ है आपको मॉम? हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होते हुए बेचैनी से मेहरीन बेगम के पास जाकर पूछने लगा,
जो इसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा उठी। मुझे कुछ नहीं हुआ आर्यन, तुम्हारे डैड ने बिला वजह तुम्हें परेशान कर दिया। इन्होंने हफ्की से वहां खड़े शाहजल साहब को देखा। सिर्फ बीपी थोड़ा हाई हो गया था, जिसकी वजह से शोर साहब ने तुर्की में बैठे बेटे को फोन करके बता दिया। महरीन बेगम ने हफ्की से देखने पर वो इत्मीनान से कंधे जा गए। अगर बीवी की तबीयत खराबी का बेटे को नहीं बताते तो बेटे ने साथ हो जाना था और बेटे की निस्बत बीवी को मनाना ज्यादा आसान था। इसलिए वो आराम से बैठे अपनी बीवी का खुद से हफा रवैया देख रहे थे। शाहजल साहब की कम उम्री में ही इनकी दादी ने इन्हें पढ़ाई के गर्ज से पाकिस्तान से दूर भेज चुकी थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई तुर्की में ही मुकम्मल की और अपने बिजनेस की शुरुआत भी वहीं से की थी। शादी अरहान की पैदाइश और कुछ साल मौकों पर ही पाकिस्तान घर वालों से मिलने आए थे। बाकी रहते वो अपनी बीवी और बेटे के साथ इस्तांबुल में ही थे। लेकिन अरहान जवानी में कदम रखने के बाद पहली बार पाकिस्तान आया, और वह भी अपनी माँ की वजह से। शाहजल साहब अपनी दादी की तबीयत खराबी के बायस अपनी बेगम के साथ यहाँ पर इनसे मिलने आए थे। लेकिन फिर अचानक महरीन बेगम की तबीयत खराबी पर वो अच्छे हाथ से परेशान हो गई और इसीलिए इन्होंने अरहान को कॉल मिला दी। जो उनकी कॉल सुनते ही अर्जेंट फ्लाइट के साथ कुछ घंटों में ही अस्पताल में मौजूद था। डैड से नाराज मत हो मॉम, वैसे भी कहीं न कहीं से मुझे इस बात का इल्म हो ही जाना था, बेहतर नहीं था डैड ने खुद ही बता दिया। इनके हाथ पर अपना लब रख के इसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ, तुम ऐसा करो घर जाकर आराम कर लो, बाकी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, मैं बस आपको देखने आया था, कुछ घंटों बाद मेरी वापसी है, तब तक होटल में ही स्टे कर दूँ। इसकी बात सुनकर इससे पहले कोई कुछ कहती मोबाइल पर आती है जरूरी कॉल सुनने वो बाहर चला गया। मोबाइल पर आती ही कॉल काट चुकी थी, इसलिए वो रूम से बाहर निकलकर कॉल मिलाने लगा। जब बाहर निकलते इसकी टक्कर एक नाजुक वजूद से हुई। सॉरी, नरमी से आवाज इसी कानों में पड़ी। इट्स ओके। जमीन पर गिरा अपना मोबाइल उठाकर इसने सर उठाया और सामने खड़े वजूद पर नजर पड़ते ही जैसे दिल अपनी जगह पर रुक सा गया। ब्राउन कलर की शर्ट और कपड़े पहने, साथ लाइट ब्राउन कलर का शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े वह मासूम गुड़िया इसके दिल को तेज तेज धड़काने का सबब बन रही थी। वह दिखने में ही काफी कम उम्र लग रही थी, ऊपर से चेहरे पर बिखरी मासूमियत, नरम व गजाई गुलाबी लब और सफेद व गुलाबी रंगत। कौन कम बात इस मासूम गुड़िया पर दिल न हार बैठता। आई एम सॉरी भाई। शायद इसे अरहान का इट्स ओके नहीं सुना था, तभी वो दोबारा माजर कर रही थी। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी भी पड़ी थी, क्योंकि अरहान के मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद क्रैक वो देख चुकी थी। विराल की आवाज़ पर चुनका वो तेज कदम उठाती इसके करीब से गुजर कर वहां से जा रही थी, लेकिन अपनी जगह ही जमा हुआ खड़ा था। अरहान ने मुड़कर इसकी बश को देखा और नजर से ओझल होने तक इसे देखते रहा। विराल के जाने से इसने अपने ज़हन को वापस इसी जानब लगाया जिस काम के लिए बाहर आया था, लेकिन किसी काम के लिए आया था। दफ्तर इसकी नजर जमीन पर गिरे लाकट पर गिरी, जिसे उठाकर वो गौर से देखने लगा। एम और ए वो समझ नहीं सका इन दो हरफ का मतलब क्या है। इसने वापस मुड़कर इस रास्ते को देखा जहां से विराल की थी और इस लाकट अपनी जेब में डालकर वापस कमरे में चला गया। धड़कनें धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर वापस आने लगी, लेकिन ज़हन इसी ख्याल में घूम था। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारे साथ हुई वो चंद लम्हों की मुलाकात मुझे तुम्हारे लिए इस कदर पागल कर देगी कि मुझे तुमसे इश्क हो जाएगा। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा मिराल। मैं अरहान लिशारी हूँ जो मिराल लिशारी के लिए पागल है, और इस बात का इकरार का मैं बड़ी दुनिया में चीख चीख कर सकता हूँ। बेयकीनी की कैफियत में उसकी बात सुन रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, हर नमाज के बाद तुमसे मिलने की तमन्ना की। अक्सर सुना था तहज्जुद में दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए मैं हर रोज़ तहज्जुद में उठकर तुम्हें रब से मांगा करता था। सिर्फ इस यकीन के साथ कभी तो खुदा मेरी पाक मोहब्बत पर भी कुन कह देगा। और देखो आज तुम मेरे सामने खड़ी हो किसी मौजूदगी की सूरत। इसने बेहतर मिराल का आंसू से भीगा चेहरा अपने हाथ के प्याले में लिया। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे सामने अपने एहसास किस तरह से बयान करूं, कैसे तुम्हें अपनी एक एक पल की तड़प दिखाऊं, कैसे बताऊं कि इन 3 सालों में तुम्हें मैंने कितना ढूंढा, तुम्हारे मिलने की कितनी दुआएं की। शल होते दिमाग के साथ वो इसकी हर बात सुन रही थी। इसे तो हमेशा ही लगता था इसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो सामने वाले को इसकी तरफ मुतवज्जह करे, लेकिन यहाँ वो शख्स इसकी एक झलक देखकर इससे इश्क कर बैठा था। इसे लगता था इसके पास कुछ खास नहीं, लेकिन अगर वो अरहान इशारे से पूछती तो इसकी तारीफें पूरी किताब लिख देता। अगर ऐसे ही था तो आप खुर्रम आपस से शादी क्यों कर रहे थे? तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर कब्जा किया, और तुम ही वो आखिरी लड़की हो जिसका मेरे दिल में हमेशा बसेरा रहेगा। खुर्रम से मंगनी सिर्फ मोम की ख्वाहिश पे कर रहा था। मैंने इसके साथ वफादार रहने का वादा किया था, लेकिन यह भी सही था। अगर मेरी शादी खुर्रम से हो जाती तब भी मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रहना था। जब मैंने तुम्हें पहली बार शाह हवेली में देखा तो मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। मुझे लग रहा था किस्मत ने मेरे साथ कोई खेल खेला है। मैं खुर्रम से निकाह सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिश, अपने बाप की खातिर कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि सालों बाद जो बहन का रिश्ता इन्हें मिला है
وہ میری وجہ سے خراب ہو جائے۔ میں نے ہر معاملہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا، اور دیکھو پھر خدا نے کیسے تمہیں مجھے سے ملا دیا۔ اپنی بی کی آنکھوں سے وہ ریحان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھ اس وقت خود نیم تھی اور چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ۔ جانتی ہے تمہارا یہ لاکٹ دیکھ کر میں بس یہی سوچتا تھا کہ ان 2 حروف کا مطلب ہوگا تمہارا نام ہوگا، اور جب تمہارا نام پتہ چلا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ اس اے اور ایم کا مطلب میں نے میرال اور ارحان کا تصور کیا۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس نے یہ حرف اپنی خوشی کے لیے لکھوائے تھے، میرال اور ازمیر۔ لوگوں کو لگتا تھا ان حروف کا مطلب ارحان اور میرال تھا، جبکہ ارحان ان حروف کو اس لیے خوش ہوا کیونکہ اس کا مطلب اسے میں میرال اور ارحان تصور کیا تھا۔ خرم ایک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتی، لیکن وہ میری خواہش نہیں ہے، کیونکہ میرے ملکہ دل تو تم ہو میرال، اور تم میری زندگی میں ہو ایک معجزہ۔ اس کے سامنے کھڑا شخص معجزوں کی بات کر رہا تھا، معجزوں میں تو اس سے بھی یقین تھا، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ کبھی تو کوئی معجزہ ہوگا اور ازمیر شاہ اس کو ہو جائے گا، لیکن آج سمجھ آیا کہ اس کی اتنی دعاؤں کے باوجود بھی ازمیر شاہ اسے کیوں نہیں ملا، کیونکہ ایک شخص اس کے نصیب میں تو پہلے سے ہی کوئی اور شخص لکھتا گیا تھا۔ وہ 3 سال سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا، جبکہ میرال ازمیر کو کم عمری میں ہی اپنی دعاؤں میں کا حصہ بنا چکی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہی تھی اسے ازمیر شاہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ اسے تو خود اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا، اور ارحان اشاری کی دعا میں میرال اشاری سے زیادہ شدید تھی، تبھی تو میرال کو اس کے نصیب میں ڈال دیا گیا۔ سوچا میں کیوں اسے اپنے ماتھے پر ارحان کا لمس محسوس کیا، جسے محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں سکون سے موند دی۔ ارحان نے نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے نام لیتی ہے، اور تم وہ ہو میرال جس کے بغیر ارحان اشاری ادھورا ہے۔ باری ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کی ہر بات سنتی، دل میں خدا کو شکر ادا کر رہی تھی۔ چاہنا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، لیکن چاہے جانا اس سے زیادہ خوبصورت احساس ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ بھی اس خوبصورت احساس کے زیر اثر تھی۔ باری ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ چند لمحوں میں ہی اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو گئی، اور اس کا محرم تھا جس کی باہوں میں اسے اس وقت بے پناہ سکون مل رہا تھا۔ اسفندیار خان، بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ اس کی بات سنتے ہی اسرین نے سنجیدگی کہا۔ نور ابھی بھی شاہ حویلی میں ہی تھی، اسرین تو وہاں صرف اسی دن جاتا تھا جس دن کوئی فنکشن ہوتا، البتہ آج کی تقریب بعد اسفندیار بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ وہ اس کی واپسی کی وجہ بھی اسرین جلد ہی سمجھ گیا جب اس نے اسفندیار کی بات سنی۔ بابا، شادی کرنا بچوں جیسی بات ہوتی ہے نہیں، لیکن جسے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو نا، وہ خود ایک بچی ہے۔ وہ بچی نہیں ہے بابا، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بچی ہی ہے۔ میں خیال رکھوں گا اس کا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بس آپ ماموں سے بات کریں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر اسرین کے چہرے کی سنجیدگی مزید بڑھ گئی۔ اصل میں شامیر سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سچ سچ جواب دینا۔ آج آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں۔ جی بابا کہیں۔ اس نے تبدیل سے کہا، جس دن آئزل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، تم نے کہا تھا تم گھر پہ تھے، آئزل بھی گھر پر آئی تھی، لیکن CCTV میں مجھے تم دونوں صرف 1 سے 2 بار ہی دکھے تھے۔ تم آئزل کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے بالکل بدل گئے تھے، تم ابروڈ نہیں جانا چاہتے تھے، پر تم راضی ہو گئے، واپس نہیں آنا چاہتے تھے، نور کی ضد پر آئے ہو، اور اب آئزل سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس سب کا میں کیا مطلب نکالوں؟ کچھ مطلب نہیں نکلتا ان باتوں کا۔ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، وہی سچ ہے۔ نظریں جھکائی اس نے ہلکی آواز میں کہا، باپ سے جھوٹ بولنا اس کے لیے ہمیشہ سے ہی مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں حسن، یہ بات میں نے آج آخری بار پوچھی تھی، اور یقین ہے تم نے جواب میں سچ ہی دیا ہوگا، لیکن یاد رکھو حسن خان، جس دن مجھے پتہ چلا کہ عائزل کی اس حالت کے پیچھے تمہارا کوئی ہاتھ ہے، اس دن تم سے میں اپنا ہر تعلق ختم کر دوں گا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بوس کیے وہ اپنے باپ کا سخت لہجہ دیکھ رہا تھا۔ اسفندیار کے ساتھ ایسے لہجے میں وہ پہلی بار بات کر رہا تھا اور آخری بار اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اسفندیار خان تھا، اپنے باپ کا لاڈلا، لیکن جس دن اس کے باپ کو حقیقی علم ہوتا، اس دن یقیناً اس نے بنا لحاظ کی اس کے گال پر تھپڑ جڑا دینا تھا۔ خرم کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوا۔ سارے سفر میں جاگتی رہی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھتی ہی نیند نے اسے اپنی ہوش میں لے لیا تھا، اور اس کی نیند حرام نہ ہونے اس لیے ارتضیٰ نے اسے بنا جگائے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہی لے آیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے خرم کو بیڈ پر لٹایا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں لیٹی تھی، بالکل ویسے جیسے ارتضیٰ نے ہمیشہ چاہا تھا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے وہ اس کے نرم گال کو اپنی انگلی سے چھونے لگا، جب اس کے لمس اور گسمگاہٹ
अपने लॉन्च पर इसे घसमुगाता देखकर अर्तजा आहिस्ता से बेड से उठ खड़ा हुआ। वो इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए एक नज़र इस पर डालकर तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। कमरे से बाहर निकलते ही इसने पॉकेट से मोबाइल निकाला जो कब से वाइब्रेट हो रहा था। हमजा की कॉल देखकर इसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। वो अपनी वापसी की तारीख उससे पहले ही बता चुका था। यकीनन इसकी कॉल का मतलब इसकी खरीद याद करना नहीं था। तो वापस आ गए। दूसरी जानब से कॉल उठाते ही इसने पूछा, हाँ बाकी से भी सब भी आए हैं? हमजा की बात का मतलब सुन को हल्का सा सा, नहीं सिर्फ मैं और हो आए हैं, बाकी सब कोई दिनों तक आएंगे। अर्तजा की बात सुनकर वो अच्छा खासा बदमजा हुआ। तुम्हारी भतीजी प्लस बीवी कैसी है? इसी कहने पर अर्तजा के माथे पर बल पड़े। हमजा, अच्छा यार भूल जाओ, मैंने कुछ कहा था, फिर कल मिल रहे हैं। 2 घंटे बाद मिलते हैं। वैसे ही पाकिस्तान जाने की वजह से अब बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, वो अभी मुकम्मल करने हैं। चंद मिनट मजीद बात करके इसने अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी और फ्रेश होने चला गया। नींद से मुकम्मल बेदार होते हुए झटके से उठी। निगाह ने वे साता अरहान को ढूंढना चाहा। इसे जहां तक याद था रात को खड़े खड़े इसकी बाहों में ही सो गई थी। इसके बाद इस देर तक यकीनन अरहान ही सिलाया होगा। इसके रात को कहा गया कि लफ्ज़ मिराल के जहन में घूमने लगा। बेहतर लबा में मुस्कुराहट दौड़ गई। आंखें मूंद कर इसने दिल में अपने खुदा का शुक्र अदा किया। हम तो अपने लिए बेहतर मांगते हैं, लेकिन खुदा हमें बेहतरीन से नवाजता है। इससे भी बेहतरीन से नवाजा गया और इस बात पर खुदा की जितना शुक्र अदा करती काम था। दरवाज़ा नॉक होने पर वह पूछूं कि आ जाएं, कैसे है मेरे बेटा? मेहरीन बेगम ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए इसे देखा। 2 मुलाजमा हाथों में सामान पकड़े इनके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। मेहरीन बेगम को देखते हुए वो शर्मिंदा हुई। उफ, क्या सोच रही होंगी कि बहू बेगम अभी तक कमरे में आराम कर रही हैं। इसने घड़ी की तरफ देखते हुए सोचा जो 10 बजा रही थी। वो फजर के वक्त ही उठ जाती थी, लेकिन आज वो देर से उठी थी, जिसकी वजह से फजर की नमाज भी कज़ा हो चुकी थी। सॉरी, वो मुझे वक्त पता ही नहीं चला, वरना मैं इतनी देर तक नहीं सोती। इन्हें देखती ही वाज़ियत देने लगी, जिस पर वो हल्का से मुस्कुराए। ये तुम्हारा अपना घर है, जिसे दिल चाहे रहो, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हारा सामान रखने आई थी। आज वलीमा है ना, तो ये सारा सामान तुम्हारे लिए है। तुम खुद देख लो। अगर कोई चीज़ ठीक ना लगे तो मुझे बता देना, मैं चेंज करवा दूंगी। अब उठो, शाबाश, तुम्हारा नाश्ता मैं कमरे में ही भिजवा देती हूँ। इसका नरम गाल छूते ही वो प्यार से बोली। कमरे से बाहर चली गई। इनके जाने के बाद अपनी जगह से उठी। सोफे पर तरतीब से रखे हुए सामान दिखने लगी। इसने बैग में हैंग किया हुआ ब्राइडल ड्रेस उठाया। वह भी पिंक कलर के ब्राइडल में सी बेहद हसीन थी। इसके साथ ही मैचिंग हील्स और नाजुक सी ज्वेलरी रखी हुई थी। दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों को हाथ किया। आज वो दिल से सजना चाहती थी अपने महरम के लिए। नींद से जागते ही इसने भरपूर तरीके से अंगड़ी ली। जब नजर कमरे की तरफ उठी, इसे पता था वो अर्तजा के घर में है, लेकिन ये इसका कमरा नहीं था। थोड़ा गौर करने पर अंदाजा हुआ कि वो अर्तजा के कमरे में है। गुस्से से बेड से उठी। जब नजर बेड की दीवार पर लगी फ्रेम शुदा तस्वीरों की, वहाँ मुख्तलिफ साइज की फ्रेम्स में तस्वीरें लगी थी, इसकी और अर्तजा की बचपन से लेकर अब तक की हर खूबसूरत लम्हात की। इसने ये कब किया, खुरम को अंदाजा नहीं था, लेकिन ये चीज़ इस वक्त इसे सही जहर लग रही थी। इसने गुस्से में आकर 2-3 फ्रेम जमीन पर फेंक कर तोड़ दी और हमेशा की तरह अर्तजा का गुस्सा इसके बेडरूम पर दिखाने लगी। इस काम से फारुग होकर वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई, बिना ये सोचे कि इस सब के बाद अर्तजा का क्या रिएक्शन होना था। यकदम हर तरफ फैलता अंधेरा सबको खामोश करवा चुका था। पूरे हाल में अब अंधेरे के साथ साथ खामोशी कर आई था। जब गाने की मध्यम सी आवाज़ इस जगह पर बजना शुरू हुई और साथ ही अंधेरे हाल में स्पॉटलाइट की रोशनी बढ़ी। अंधेरे हाल में 2 सफ़ेद रोशनी सिर्फ रैंप पर खड़े मीराल और अरहान पर थी। पूरे हाल में वाहिद जगह थी जो रोशन थी, और वहाँ खड़े वो दोनों अफराद इस सफ़ेद रोशनी में एक साथ खड़े बेइंतहा प्यारे लग रहे थे। तू ही मेरी है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलूँ तुझ पे ही आके रुकूँ, तेरे सिवा में जाऊँ कहाँ, कोई भी राह चुनूँ तुझ पे ही आके रुकूँ। चेहरे का रुख मोड़ के इसने गहरी नजर से अपनी तरफ को देखा, जो पिंक कलर की मैक्सी में बेइंतहा हसीन लग रही थी। हाईलाइट के बायस गाल चमक रहे थे और चेहरे पर पड़ती रोशनी इसके चेहरे को मजीद चमका रही थी। इसने खुद ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना था, साथ ही ब्लैक वेस्ट कोट पहने इसने ब्लैक टाई लगा रखी थी। आज मीराल को बहुत प्यारा लग रहा था। शायद वो पहली बार इससे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। और इसे मुस्कुराते अरहान ने इसका हनाई हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा
اس کے ساتھ قدم قدم آگے طرف اٹھانے لگا، اپنے ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی ہوئی دوسرے ہاتھ ارحان کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ کافی مشکل سے چل رہی تھی۔ اوپر سے جس چیز سے اس وقت اسے سب سے زیادہ چڑ ہو رہی تھی وہ تھی پاؤں میں پہنی ہیل، جس کے باعث ٹھیک سے وہ چل بھی نہیں پا جا رہا تھا، اور دوسرا لوگوں کی نظریں اس اندھیرے میں بھی وہ جانتی تھی کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوں گی۔ کچھ لوگ آس پاس کھڑے ان دونوں کی تصویریں اور ویڈیوز اپنے موبائل میں بنا رہے تھے۔ باسو نے اس نے تیز آواز میں اپنے برابر کھڑے ارحان کو پکارا، کیونکہ موسیقی کی وجہ سے اس کی ہلکی آواز تو شاید ارحان کے کانوں تک نہ پہنچی تھی۔ اس کے پکارنے پر وہ جی جان سے فدا ہوا۔ سامنے کھڑے مووی میکر ہر اینگل سے ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ جی کہیں، یہ سب کب ختم ہوگا؟ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے۔ ارحان اسی کان کے قریب جھک کر کہا، ہولے سے اس کی گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارحان کی اس حرکت پر وہ اپنے پاؤں کے ناخن تک سر ہوئی۔ تم ملے تو جادو چھا گیا، تم ملے تو جینا آ گیا، تم ملے تو میں نے پایا ہے خدا۔ اس کا روشن ہوتا روپ وہ گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا مت دیکھیں۔ اسے مسلسل دیکھنے میں میرال نے نظریں چکائی۔ آج تو نظریں لگام نہیں ڈالنے والی ہیں، کیونکہ میرا ارادہ تو آج بہت کچھ دیکھنے کا ہے۔ اس کی سرگوشی پہ اس سے پہلے کہ میرال کچھ کہتی، اوپر سے گرتی گلیٹر نے اسے اپنی جگہ پر ساک کر دیا۔ سفید روشنی میں گلیٹر اس وقت کسی برف کی طرح نمایاں ہو رہی تھی، جسے وہ مبہوت ہو کر دکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس سے کرنے سے گلیٹر اس کے ہاتھ پر گر کر اس کے ہاتھ کو چمکانے کا سبب بنی۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلائی اور ارحان بس اس کی کھلکھلاہٹ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے ہی دل میں جیسے ڈیروں سکون ملا۔ کیا کوئی منظر اس سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے؟ ارحان نے شادی کے لیے تو نہیں، اس کے لیے تو یہی منظر دنیا کا حسین منظر تھا۔ دل کو سہارا دکھے آ میری دھڑکن تھام لے۔ تمہیں یہ سب پسند آیا میرال؟ بالکل، یہ سب بہت پیارا ہے۔ تیری طرف ہی مڑے یہ احسان تجھ سے ہی جڑے، یہ ہر پل تیرا نام لے۔ لیکن تمہاری اس حسی کے باوجود بھی میں جانتا ہوں تمہیں کہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ بتاؤ، تھوڑی دیر پہلے اتنی انکمفرٹیبل کیوں تھی؟ میرے پیر میں شاید چوٹ لگ گئی ہے۔ دراصل میں نے آج تک ہائی ہیلز نہیں پہنی، اس لیے چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس نے منہ بسور کر کہا، جس پر ارحان نے مسکراتے ہوئے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھایا۔ تم ملے تو اب کیا ہے کمی، تم ملے تو دنیا مل گئی، تم ملے۔ اس کی حرکت پر شرم و حیا کے باعث میرال کی گال دھڑکنے لگی۔ وہ سب کے سامنے کچھ ایسا کرے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے نگاہوں کا رخ سامنے کی طرف کیا، جہاں شانزے اور آئرہ کھڑے اسے مسکراتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ اسے شرم محسوس ہوئی، یہ سب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ شرم سے سرخ ہوتے اس نے اپنا چہرہ ارحان کی کھوٹ میں چھپا لیا۔ میرال کو اس حرکت پر ہنستے ہوئے اسٹیج کی طرف لے گیا۔ اسٹیج پہ پہنچ کر اس نے میرال کو وہاں رکھے اسٹائلش صوفے پہ بٹھایا اور اس کے پاؤں دیکھنے لگا، جہاں ہیلز پہننے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے زخم ہو رہے تھے۔ میرال، کیا ضرورت تھی ہیلز پہننے کی؟ ہفکی سے کہتے ہو اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے پر میرال نے اداسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ پہلے خیال یہی آیا کہ وہ اس کی ہیل پہننے کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے۔ سر جھکا ہوئے اداسی بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر بعد ارحان کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ سر اٹھاتی وہ اس کی قدموں میں بیٹھ کر اس کی پہنی ہوئی ہیلز اتارنے لگا۔ ارحان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ اس نے اپنے پیر پیچھے کرنے چاہے، جنہیں ارحان نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ دکھ نہیں رہا؟ تمہاری چوٹ پر مرہم رکھ رہا ہوں۔ ٹیپ کھول کر وہ اس کے زخم پر لگانے لگا، جو اس نے ارجنٹلی تھوڑے فاصلے پر موجود میڈیکل اسٹور سے منگوائی تھی۔ ارحان، اٹھیں یہاں سے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے اٹھانے لگی، لیکن اس کے نازک ہاتھ کی زور سے کون سے اس نے اٹھ جانا تھا۔ اسے میرال کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھ کر کچھ لوگ حسد سے اور کچھ رقص سے دیکھ رہے تھے، تو کچھ اسے بیوی کا غلام کہہ رہے تھے۔ لیکن ارحان اشارے کو ان سب باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عجیب مگر دلکش سا منظر تھا۔ وہ پہلا دولہا تھا جو بڑی محفل میں اپنی دلہن کے قدموں میں بیٹھا اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ارحان، اس نے پھر پکارا۔ اس بار وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کیونکہ اس کا کام وہ کر چکا تھا۔ یہ ہیلز مت پہنا، تمہارے لیے میں نے دوسری سینڈلز منگوائی ہیں، جب وہ آئیں تو پہن لینا۔ ویسے تمہارا سائز کیا ہے؟ کس کا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، اور اس کی بات پر ارحان نے کیک لگایا۔ میرال، اس وقت میں تم سے کس چیز کا سائز پوچھوں گا؟ اس کے کہنے پر وہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ارحان نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے، اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کیسے ہے میرا بچہ؟ کیسی لگ رہی ہوں آپ کو؟ اس کی بات شانزے دل کھول کر ہنسی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرال، ہم سب تمہارے لیے بہت فکر مند تھے، خاص طور پر بابا سائیں۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ارحان تمہارے سے کوئی غلط رویہ نہ رکھے۔ دادا سائیں سے کہیں کہ میری فکر نہ کریں، بلکہ مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان کی وجہ سے میری زندگی جیسے سنور گئی۔ اماں سائیں، دادا سائیں کی وجہ سے ہی تو یہ احساس ہوا کہ میں بھی کسی کے لیے خاص ہوں۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا، اس کے بعد مجھے مزید تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس دعا ہے کہ تم ارحان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ اس نے میرال کو اپنے ساتھ لے گایا، جس پر مسکرائے
نظر سامنے کی طرف کی جہاں ازمیر اور منت بحث کر رہے تھے۔ آج دل نے یہ شکر نہیں کیا تھا کہ ازمیر شاہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ ازمیر منت کے لیے بہترین تھا اور اس سے ہی ملنا تھا، لیکن اس کے لیے ارحان شاری بہترین تھا، اس لیے اسے ارحان جیسے خوبصورت ہم سفر سے نوازا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے عالی شان کمرے کو دیکھا۔ نکاح والے دن وہ کمرہ سجا ہوا تھا، لیکن آج اس کی سجاوٹ اس دن سے مختلف تھی۔ سفید اور گلاب کے پھول ترتیب سے جگہ جگہ پھیلائے ہوئے تھے، کینڈلز کی خوشبو نے پورے کمرے کو خوشبودار بنا رکھا تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ صوفے پر جا کر بیٹھی۔ جب تھوڑی دیر بعد ارحان کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے وہ جلدی سے اٹھی۔ میرال کی اس حرکت پر سادہ ہنسا اور قدم بقدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میری بیوی میرے انتظار کر رہی تھی، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل کرنا چاہیے۔ اس نے کوٹ میں رکھا چھوٹا سا باکس نکالا، اس میں سے سلور کلر نازک سا بریسلٹ نکال کر میرال کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کی نازک کلائی میں وہ خوبصورت بریسلٹ پہن کر ارحان نے اس کے بریسلٹ پر اپنے لب رکھے۔ کیسا ہے؟ میرال غور سے اس بریسلٹ کو دیکھنے لگی، جس میں ڈائمنڈ کے 2 موتی لگے ہوئے تھے، بے حد خوبصورت تھا اور میرال کی نازک کلائی پر مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے تھوڑا سا اور انتظار۔